हेलो। ये टॉपिक है बेटा हमारा। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए एक काम कर लो। ऑल राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस, एक मिनट, स्पेस अराउंड अ चार्ज where you experiences its effect, where you experience इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट जहाँ दिखाई दे उस रीजन में हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कहाँ यूज करते हैं हम लोग? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका एक एग्जांपल हमने पहले पढ़ा है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमने अपना ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। तो जितने भी आपके नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग फील्ड के कंसेप्ट से लेते हैं। ऐसे आप मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ोगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स में भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होता है, बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होती लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग फील्ड के हिसाब से। अभी फील्ड का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा ये समझ लीजिए। सपोज यहाँ पर एक चार्ज है जो कि मैंने रखा है क्यू, कुछ नहीं बोला तो चार्ज पॉजिटिव है। और यहाँ पर सपोज एक चार्ज है क्यू नॉट, कुछ नहीं बोला तो ये भी पॉजिटिव है। आपको पता है दैट पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा एफ। एंड इफ दिस डिस्टेंस इज आर, देन मुझे पता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है बाई कूलम्स लॉ, ठीक है। अभी if I calculate, suppose this is point A, if I calculate force divided by this q naught at A, तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो मेरे को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और इसको आप 1/क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा। आपको ये एफ बाई क्यू नॉट मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कहाँ पर? एट ए, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये क्यू क्या है, देखो समझो। ये क्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। दिस क्यू इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ये क्या कहलाता है? सोर्स चार्ज कहलाता है, क्योंकि इसने ये फील्ड बनाई थी, ठीक है ना। इसने इसको फील्ड को बनाया अपने आसपास। एंड दिस क्यू नॉट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। दिस क्यू नॉट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? क्योंकि जब तक आप, इसका नाम ही बता रहा है, नाम क्या कहता है, इट इज अ टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज का मतलब ही होता है इट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इट इज यूज्ड टू टेस्ट the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस का टेस्ट करता है। अगर ये नहीं होता, देखो अगर यहाँ कुछ भी नहीं रखा होता इस ए पॉइंट पे तो आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई फील्ड भी है, ठीक है ना। यहाँ ये रखा था, अपना चुपचाप पड़ा रहता, जब तक यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आता आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा, कि जब हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं तो इसमें जो ये क्यू नॉट होता है इसकी वैल्यू वी टेक वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज आपका ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो अगर ये ज्यादा हुआ तो ये खुद की भी फील्ड बनाएगा। अगर ये अपनी खुद की भी फील्ड बनाएगा तो यहाँ पर आपको दो फील्ड मिलेगी, बीच में कहीं भी आप जाओगे तो एक फील्ड इसकी वजह से मिलेगी, एक फील्ड इसकी वजह से मिलेगी। आपके लिए टेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये छोटा रहेगा तो नो डाउट इसकी जो फील्ड है उसका इफेक्ट कम रहेगा, ये मूव नहीं करेगा इतना, ठीक है ना। ये जरूर मूव कर जाएगा बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना दैट टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। जो आपका टेस्ट चार्ज होता है दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है।
कारण मैंने आपको बता दिया ताकि इसकी फील्ड का इफेक्ट ना पड़े सोर्स चार्ज पर, वरना आपका मामला खराब हो सकता है। ठीक है, तो अब एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, अगर आप लोग याद रखेंगे, दैट फील्ड E is equal to force divided by test charge. So I can also give you a formula for force. Force will be Q naught into E. ये आपने ध्यान रखना है। This is the formula for force when a charge Q naught is placed in an electric field E. ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा, एक चीज और, इसकी यूनिट क्या होगी। अगर आपसे कोई यूनिट ऑफ ई पूछ दे, ये कई बार एमसीक्यू में आया है, तो यूनिट ऑफ ई क्या होती है। ई का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई क्यू नॉट। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होती है कूलम। सो योर यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। तो ये आपने ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर निकलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होती है। एंड इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के पास आती है। अब ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है, इसके लिए मैंने यूज किया कंसेप्ट किया बेटा, हमने यूज किया एक कॉन्सेप्ट, हमेशा ध्यान रखना, दैट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और नेगेटिव के लिए इसका उल्टा कर लेना। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज के लिए इसका उल्टा कर लेना आप लोग। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा। ठीक है, इन दो कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सपोज ये फील्ड, ये मैंने डायरेक्शन बनाई कैसे, कैसे मैं इस पे आया। देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी कि दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, मैंने अभी बताया। तो यही कारण है, देखो फील्ड लाइन मैंने सब बाहर निकाली है, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसी डायरेक्शन में आपकी फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी वेरीफाई कर लो आप लोग। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, तो ये हमेशा फील्ड के अपोजिट जाएगा। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसने इधर जाना चाहिए। अगर ये इधर जा रहा है तो फील्ड इसके अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि ये फील्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, ये इसी लॉ से आ रहा है। नेगेटिव के लिए भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। इफ आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर, आपको पता है इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो यानी कि फील्ड भी इधर होनी चाहिए। आप नेगेटिव के लिए भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। सपोज आई हैव अ नेगेटिव चार्ज हियर, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ठीक है ना, तो जिधर आपका नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उसके अपोजिट फील्ड होती है। मैंने लिखा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है ना, तो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात हो गई। मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखाया कि आप इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। क्लियर हो गया, आई थिंक फील्ड आपको क्लियर है। फोर्सेस का भी आप लोग ध्यान रख लो। अगर आपको कोई फोर्स पूछता है, सपोज फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, वैसे ही तो ये इक्वेशन ही आपको बता रही है कि एफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई। जो आपका फोर्स होता है वो ई की डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये इक्वेशन में सिर्फ दो ही वेक्टर क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, एक तो एफ इन्वॉल्व है और ई इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली बात है, जिस डायरेक्शन में ई होगा उसी डायरेक्शन में आपका एफ होगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से सपोज इफ आई हैव अ फील्ड लाइक दिस, सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसके ऊपर भी फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, पहला केस। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, सपोज
if I have a field in this direction and I have a negative charge, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा, नो डाउट वैल्यू यही आएगी। क्लियर हो गया? अब ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, अगर कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगता है। क्लियर? अब आ जाओ, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। concept of neutral point. Now what is a neutral point? What is a neutral point? पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। A point where net electric field is zero. Neutral point is point where net electric field is zero. ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखना बेटा, जब भी हम लोग न्यूट्रल फील्ड का कंसेप्ट लेंगे तो आपको पता होना चाहिए दैट फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का अगर इफेक्ट आपको जीरो करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है कि इसकी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक और होता है दैट इज योर डायरेक्शन। तो जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं और आपने उनका इफेक्ट जीरो करना है तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या मतलब है, सपोज अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर जिसकी वैल्यू लेटर से 4 न्यूटन पर कूलम है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर सेम डायरेक्शन में, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो 4 न्यूटन पर कूलम, तो इनका जो इफेक्ट होता है ई नेट जो आता है वो ऐड हो जाता है, वो ऐड हो जाता है और आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 8 न्यूटन पर कूलम मिलती है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर मैं इनको अपोजिट कर दूं, सपोज ये तुम्हारा E1 सेम था 4 न्यूटन पर कूलम, और ये आपका मैं E2 कर दूं विच इज 4 न्यूटन पर कूलम। अगर अब आप ई नेट निकालेंगे तो बेटा ये वेक्टरली ऐड होते हैं, ये ध्यान रखना, वेक्टर के हिसाब से ये ऐड होते हैं। अगर आप वेक्टर के हिसाब से देखोगे, इफ आई टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो ये E1 तो पॉजिटिव लिया जाएगा 4, लेकिन जो E2 है ये माइनस लिया जाएगा क्योंकि अपोजिट है, एंड यू विल गेट +4 -4, योर इफेक्ट विल बी जीरो। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में इफेक्ट जीरो लाने के लिए एक तो उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है कैसे आपका कैंसिल आउट होगा, कैसे कैंसिल आउट नहीं होगा। अभी हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सपोज केस 1 हम लोग लेते हैं। केस 1 किसका है, व्हेन बोथ आर लाइक चार्जेस, बोथ आर लाइक चार्जेस। हम लोग दो चार्जेस का एग्जांपल ले रहे हैं, और जो मेरे दोनों चार्जेस दे आर लाइक, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो सपोज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है +Q, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज दूसरा है विच इज ऑल्सो +Q, लेट अस इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। ठीक है ना, और मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, कहाँ होगा। हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट निकालने के 3 रीजन है जहाँ पर कि न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, एंड दोज न्यूट्रल पॉइंट्स आर, देखो या तो बीच में कहीं हो सकता है, चेक करेंगे हम लोग, अभी पता नहीं है कहाँ है, ए पर हो सकता है, और वी कैन हैव बी, और वी कैन ऑल्सो हैव सी। ठीक है, ये दोनों हमने देखना है कि कहाँ पर होगा। अब अगर मैं चेक करना शुरू करूँ तो देखो, अगर मैं पॉजिटिव सी पार्ट की बात करता हूँ तो Q1 की वजह से यहाँ पे फील्ड कैसी होगी, देखो Q1 से जो है फील्ड बाहर जाएगी, सो इट विल बी E1, और जो दूसरा चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो इससे भी जो फील्ड जाएगी बाहर जाएगी, इट इज E2। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यानी कि इस रीजन में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम रीजन इसके साथ भी आता है, देखो अगर मैं देखूँ तो यहीं पर फील्ड होगी ड्यू टू E1, ड्यू टू चार्ज Q1, और सेम इसी डायरेक्शन में फील्ड आपको चार्ज Q2 की वजह से भी मिलेगी। ये हमेशा ऐड होंगे, कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते।
तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा ए। अब देखो, अगर Q1 की वजह से मैं ए पर फील्ड देखूं तो ये किधर आएगा, इससे अवे आएगा, सो दिस विल बी E1। और Q2 की वजह से अगर मैं फील्ड देखूं देन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड ये फील्ड हो जाएगी E2। नाउ देयर इज अ चांस कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, पर स्टिल ये डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है। ये बिल्कुल सेंटर में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा, ये सेंटर में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि लेट अस कंसीडर दैट माय Q2 इज ग्रेटर देन Q1। और दूसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिया था, दैट इज 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि जितना बड़ा चार्ज उतनी ज़्यादा फील्ड होगी। और दूसरा मैंने आपको देख रहे हो कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी मुझे इस पॉइंट ए की ना पोजीशन डिसाइड करनी है, मैं कहाँ रखूँ, याद रखना कि Q2 बड़ा है और Q1 क्या है, छोटा है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। अब क्योंकि मेरा Q2 बड़ा है और अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ ले लिया तो देखो, लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, ये डिस्टेंस r है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x, देन दिस डिस्टेंस विल बी r माइनस x, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये Q2 के ज़्यादा पास आ गया। एक तो Q2 पहले ही बड़ा है, Q2 इज ऑलरेडी बिगर, ऊपर से आपने डिस्टेंस भी कम कर दिया, देख रहे हो, ये तो पहले से बड़ा है तो फील्ड ज़्यादा है, ये डिस्टेंस भी आपने कम कर दिया तो फील्ड और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो फील्ड है E2 वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि, सॉरी, हाँ, इसकी वजह से जो फील्ड है E2 वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि E1 उसको कैंसिल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इस पॉइंट को इसके पास ला दिया, इसकी फील्ड और बढ़ा दी। तो यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट को यहाँ ना रख करके मुझे इस पॉइंट को Q1 के पास कहीं रखना पड़ेगा। क्लियर होगी मेरी बात, Q1 के पास कहीं रखना पड़ेगा। पोजीशन समझ में आ गई, ये पोजीशन 1 था, ये पोजीशन 2 था। सो पॉइंट ए शुड बी एट पोजीशन 2, इसकी पोजीशन कुछ 2 जैसी होनी चाहिए, शुड बी एट पोजीशन 2। रीजन समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि होगा क्या, क्योंकि Q1 छोटा है तो जितना पॉइंट इसके पास रहेगा उतनी ज़्यादा इसकी फील्ड बनेगी और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी फील्ड Q2 की फील्ड को कैंसिल आउट कर पाए, ठीक है। वाई पोजीशन 2 पे क्यों है, बिकॉज देन योर E1 विल बी मोर and your E2 will be less and there are chances that they may cancel out each other, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सिस्टम लेते हैं, मैं यहाँ पर प्लस Q बनाता हूँ और ये दूसरा हो गया आपका +2, ये लाइन को प्लीज़ थोड़ा बेयर अप कर लेना, दिक्कत है बनाने में इसमें। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, और मैंने ये पॉइंट यहाँ ले लिया विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस Q1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये e माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एट दिस पॉइंट B आपको पता है दैट E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन और जो E2 होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। नाउ एट E फॉर न्यूट्रल पॉइंट, E पर अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, E1 और E2 दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि अपोजिट ही आपको दिख रहा है, ठीक है ना। E1 E2 दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि अपोजिट ही आपको दिख रहा है। तो अगर मैं E1 की वैल्यू निकालूं तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये 1/4πε0 को तो फिलहाल ईजी करने के लिए चीज़ों को K मान लो, ये इक्वेशन A हो गया। ऐसे ही अगर मैं E2 निकालता हूँ तो E2 कितना हो जाएगा, अब सीधे K ले लेता हूँ, इट विल बी Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर B। आई थिंक ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है,
Now I have to equate them, that E1 is equal to E2. So it is k q1 divided by x square, and this is equal to k q2 divided by r माइनस x का होल स्क्वायर. ये कट जाएगा और आपके पास कंडीशन क्या आएगी, दैट q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू q2 डिवाइडेड बाई r माइनस x का होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है. अब ये तो मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखाया, आपको ऑब्वियस सी बात है वो आपको वैल्यू देगा तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर? नाउ लेट अस कंसिडर केस नंबर 2. केस नंबर 2 हम लोग कंसिडर करते हैं जब हमारे पास जो चार्जेस हैं, वी हैव अनलाइक चार्जेस. वी हैव अनलाइक चार्जेस. ठीक है ना, जो दोनों चार्जेस हैं अनलाइक. अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ठीक है, क्लियर? तो फिर से दो सिस्टम कंसिडर कर. लेट अस से एक चार्ज हो गया तुम्हारा Q1, ये दूसरा चार्ज हो गया तुम्हारा Q2, एंड लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन देम इज अगेन r. ठीक है ना. फिर से तीन केसेस हैं जहां पर कि इनका न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है. एक तो पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट हो गया B, एक पॉइंट हो गया C. ठीक है, क्लियर? लेट अस अज्यूम दैट Q1 को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं. ये इसका मतलब है. तो अगर मैं B की बात करूंगा बेटा, देखो, और एक चीज और ले लो इसमें, दैट Q2 इज ग्रेटर देन Q1. जो Q2 का मैग्नीट्यूड है वो Q1 से बड़ा है. तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो Q1 की वजह से फील्ड का है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाएगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और Q2 किधर आएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इधर आएगा डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम कहानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देन आई विल हैव E1 गोइंग अवे एंड जो E2 है वो पास आएगा. और अगर मैं A की बात करूँ तो Q1 से देखो दूर जाएगा और Q2 के पास जाएगा. दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो यानी कि यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे. ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, आई हैव ओनली टू पॉसिबिलिटी, दैट जो मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, जो मेरा न्यूट्रल पॉइंट है वो या तो B पर होगा या फिर A पर होगा. नाउ वी हैव टू डिसाइड, वी स्टिल हैव टू डिसाइड कि भैया कहाँ पर रखें, B और A. ठीक है ना, B और A. अब फिर से वही कहानी, भाई तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए एक तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, दूसरा मैग्नीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाए. अब क्योंकि मेरा Q2 बड़ा है, क्योंकि मेरा Q2 बड़ा है और अगर मैं Q2 के पास रहूंगा, अगर मैं पॉइंट को Q2 के पास रखूंगा तो इसकी फील्ड और बढ़ जाएगी. समझ रहे हो? सेम वही कंसेप्ट मैं पुराना यूज कर रहा हूँ कि अगर आप चार्ज को जो बड़ा है उसके पास ही पॉइंट रखोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होगी. तो यानी कि ये C वाला पॉसिबिलिटी तो मेरे को नहीं लगती, क्योंकि C वाले में क्या हो जाएगा कि E2 बड़ा हो जाएगा और E1 छोटा हो जाएगा. इनके कैंसिल आउट की टेंडेंसी और कम हो जाएगी. ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि Q2 पहले से बड़ा है. तो यानी कि मेरे को कुछ चांसेस लगते हैं कि B पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि B पॉइंट पर E1 बढ़ेगा और E2 घटेगा. क्लियर? तो यानी कि कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि चार्ज, ध्यान रखना बेटा, Q2 बड़ा है और Q1 छोटा है. ठीक है, सो माय न्यूट्रल पॉइंट विल बी एट B. तो मेरे को ये डिसाइड हो गया कि मेरा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा दैट विल बी एट B. क्लियर? ठीक है, तो बना लो फिर से. सपोज ये Q1 आ गया, ये आपका Q2 चार्ज आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज R. ये एक पॉइंट है B जहां पे आपने न्यूट्रल पॉइंट निकालना है. लेट अस से इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1. तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम Q2 कितना आ जाएगा, x प्लस R आ जाएगा.
सब लोग एग्री करते हैं, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड दूर होगी, लेट अस से दिस इज E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगी, इट इज E2। नाउ हाउ मच इज E1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हाउ मच इज E1, E1 इज K Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसकी वजह से मैंने फील्ड निकाला यहाँ पर। ऐसे ही मैं अगर E2 निकालूं, E2 इज ड्यू टू माइनस चार्ज, देन इट विल बी K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अब आपने बस इन दोनों को इक्वेट करना है, कैंसिल आउट करने के लिए इनका मैग्नीट्यूड बराबर आना चाहिए। मैग्नीट्यूड बराबर आने के लिए ही मैंने पॉइंट को B चूज किया है, ताकि Q1 के छोटे होने के बावजूद यहाँ पर E1 की वैल्यू इतनी आ सके कि वो E2 को कैंसिल कर दे। समझ रहे हो कंसेप्ट? तो इन दोनों को बराबर कर दो। जैसे आप बराबर करोगे, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, सॉरी इसको Q1 लिख लेना, के इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये से के कट जाएगा, you will get Q1 divided by x square is Q2 divided by R plus x का होल स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रल पॉइंट इन केस नंबर 2। दिस इज द कंडीशन। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको क्लियर है कि कहाँ पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा अगर दोनों सेम चार्जेस है, दोनों अपोजिट चार्जेस है। डिपेंड क्या करता है, एक तो साइन डिपेंड करता है दोनों का, ठीक है ना, कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपने डिसाइड क्या करना है कि आपने ऐसा पॉइंट चूज करना है बेटा जहां पर बड़े वाले की फील्ड छोटे वाले को कैंसिल करने की हिम्मत रखती हो, ठीक है ना, हो सके। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो वीक है उसका सपोर्ट करना है, जो चार्ज छोटा है उसका सपोर्ट करना है। तो आप क्या करते हो, जो छोटा चार्ज होता है उसके पास लेके जाएंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, ठीक। इसके ऊपर अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। देखो, इसमें था दैट यू आर गिवन 1 मिली कूलम एंड 4 मिली कूलम आर सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला है लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट, लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। आपको दो चार्ज दिए और आपने न्यूट्रल पॉइंट इनका लोकेट करना है। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग इसको ट्राई करो, थोड़ा टाइम लेकर के, पॉज करके, ठीक है ना। दोनों चार्जेस कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किसको कहाँ पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करो इसको, चलिए करके देखते हैं इसको। आपके पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज हो गया एक 1 मिली कूलम का, और एक दूसरा चार्ज हो गया आपके पास 4 मिली कूलम का। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने डिसाइड करना है कि आप न्यूट्रल पॉइंट कहाँ रखेंगे। मैंने बोला था जो वीक होगा उसका आपने सपोर्ट करना है। पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस में कहाँ पॉसिबिलिटी रहती है, यही रहती है, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड इधर आएगी E1, इसकी वजह से फील्ड E1 है, और इसकी वजह से फील्ड E2 है। सो यहाँ पर चांसेस है कि ये कैंसिल आउट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पॉइंट एट अ डिस्टेंस x लेता हूँ फ्रॉम 1 मिलीकूलम, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब बस आपने दोनों की फील्ड बराबर कर देनी है। तो यहाँ पर फील्ड ड्यू टू 1 मिलीकूलम कितना हो जाएगा, k इंटू 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, and the electric field due to 4 millicoulomb will be k into 4 into 10⁻³ divided by 6 minus x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस दोनों को बराबर कर देना है। E ड्यू टू 1 मिलीकूलम शुड बी इक्वल टू E ड्यू टू 4 मिलीकूलम। जरा इनको इक्वेट करो,
हालांकि ये मिलीकुलम भी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कैंसिल हो जाता है। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज एक्स, इसको एक्स कर लीजिए। तो के से के कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यू विल गेट 1/x² इज 4/6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ नहीं सॉरी 6 है, एक मिनट इसको मिटाने दो, ये 6 था। 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब स्क्वायर खोल दो जरा, 6 6 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा तुम्हारा 4x²। सो यू विल गेट 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज 4x²। सब कुछ उधर ले जाओ, जैसे आप उधर ले जाओगे यू विल गेट 4x² माइनस x² प्लस 12x माइनस 36, यह आ जाएगा आपका 3x² प्लस 12x माइनस 36। अभी इसके आपने फैक्टर करना है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया, 3x² माइनस 12x और क्या था, प्लस 12x माइनस 36, प्लस 12x माइनस 36, इट शुड बी इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड हो सकता है अभी, तो x² प्लस 4x माइनस देन यू हैव 12 इक्वल टू 0। तो कैन आई राइट इट, x² प्लस 6 माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहा हूँ, x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। टेक x कॉमन, you will get x plus 6 minus 2 common लो, x plus 6 equal to 0, so you will get x minus 2, or you will get x plus 6 equal to 0, you will get x equal to 2 and x equal to minus 6। ये आप डिस्कार्ड कर दोगे, नहीं हो सकता, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, दैट न्यूट्रल पॉइंट is at 2 centimeter on right of 1 millicoulomb charge। क्लियर हो गया, ऐसे हम लोग आंसर लिखते हैं, दैट इज योर आंसर। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर है आपको, आई थिंक ये क्लियर होगा सबको, ठीक है, क्लियर होगा सबको ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी के जैसा, सेकेंड केस में आपको दे रहा हूँ। You have two charges. Now the charges are 1 millicoulomb and minus 9 millicoulomb. ठीक है ना? They are separated by 10 centimeter. Okay? So you have to locate the neutral point. You have to locate the neutral point. Okay? Clear? ठीक है, चलो देखते हैं इसको। फिर से एक बार आप डायग्राम बना लो। ये तुम्हारा 1 मिलीकूलम हो गया, ये आपका -9 मिलीकूलम हो गया। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपके पास पॉसिबिलिटी मैंने पहले ही करके दिखाई थी, या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि 9 मिलीकूलम बड़ा है तो इससे आपने दूर भागना है, इसके पास नहीं जाना, ठीक है। सो आई विल बी चूजिंग पॉइंट ए। मैं किसको चूज करूंगा, मैं चूज करूंगा पॉइंट ए को। सो लेट अस से द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज x फ्रॉम 1 मिलीकूलम। तो -9 से कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई, कैन आई राइट 10 प्लस x, this will be the distance from this। Now calculate the electric field। E due to 1 millicoulomb, it will be k into 1 divided by
एक्स स्क्वायर एंड ई ड्यू टू 9 मिली कूलम कितना हो जाएगा? इट विल बी के इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक गलती मत करना बेटा, देखो इसमें साइन नहीं डालने होते, आप लोग ना बार बार इसमें साइन डालने लग जाते हैं, ठीक है ना? तो साइन नहीं डालने हैं, मैं डायरेक्शन पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूं तुम लोग को डायग्राम में। तो अगर आप इसमें साइन डाल दोगे तो सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, इसमें साइन नहीं पुट करने, ठीक है ना? इसमें साइन नहीं पुट करने, तो यहाँ पे लिख भी लो दैट डू नॉट पुट साइन, डू नॉट पुट साइन। क्लियर है? साइन मत पुट करना। अब करके देखो, k इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू k इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर। सो यू विल गेट, स्क्वायर खोल दो, 100 प्लस you will get x square plus 20x is equal to 9x square। ठीक है? क्लियर? सो सब कुछ उधर ले जाओ, you will get 9x square minus x square minus 20x and then we have minus 100। ठीक है? इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लगेगा, you will get 8x square minus 20x minus 100। आप इसको डिवाइड करो 2 से, you will get, या 4 से डिवाइड करो, you will get 2x square minus 5x minus 25। So you have a quadratic here which you have to solve। ठीक है? क्वाड्रेटिक का कौन सा क्वाड्रेटिक बन रहा है? You are getting 2x square minus 5x minus 25 equal to 0। क्लियर? ठीक है? तो अब क्वाड्रेटिक याद है, इसको आपने कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। और वैसे तो ये 50 आ रहा है, 50 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो। हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी हो जाएगा। कैन आई राइट 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5x माइनस 25 equal to 0। So you will get 2x square minus 10x plus 5x minus 25 equal to 0। 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, you will get x minus 5। Take 5 कॉमन, you will get x minus 5 equal to 0। आपके फैक्टर आ जाएंगे 2x plus 5 and x minus 5 equal to 0। So you will be getting x equal to minus 5 by 2 which is minus 2.5। और आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है, जो सेकंड इक्वेशन होगी वो होगी x minus 5 equal to 0 यानी कि x equal to 5। So this might be a chance। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप लिखोगे कैसे? That neutral point is at a distance of 5 centimeter to the left of 1 millicoulomb। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है? क्लियर? तो ये एक और सवाल था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। चलिए ये एक क्वेश्चन और देखो आप लोग। ये क्वेश्चन दिया था दैट एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर released in the same uniform electric field identified which experiences greater electrostatic force and greater acceleration। आपने बताना है किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। चलो पहले बना के देखते हैं भाई। अच्छा आपको पता ही है दैट कुछ चीज़ आपने ध्यान रखनी है दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E प्लस E सेम एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड में बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, बस साइन एक नेगेटिव होता है। ठीक है? एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।
दूसरी चीज आप लोगों ने क्या ध्यान रखनी है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग 1835 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, भारी होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को करते हुए। अब ज़रा हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं हम लोग, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सपोज ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना, ये फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन रखूंगा माइनस वाला, तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स किसके बराबर होगा, इसका चार्ज कितना है ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, तो लेट अस से दिस इज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिधर फील्ड है उधर ही एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा भाई, इसका भी चार्ज ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी ई है। अब आप देख क्या रहे हो, आप देख रहे हो कि जो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उतना ही फोर्स प्रोटॉन पे लग रहा है। बट याद रखना बेटा, मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन इनके अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दे आर इक्वल। तो यानी कि पहले का तो आंसर आ गया दैट दे एक्सपीरियंसेस सेम फोर्स, दे एक्सपीरियंसेस सेम फोर्स, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा बिल्कुल, ठीक है भाई, क्लियर। अब इनका एक्सेलरेशन देखते हैं जरा, अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सेकंड वन इज योर एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और अगर नहीं याद है तो 9th में और 11th में हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा तुम्हारा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं पहले एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, कैन आई राइट एफ डिवाइडेड बाय 1835 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और इसको भी मैं 1835 अलग कर लो, और इसको आप लिख लो एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ए ई के बराबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1836 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा है, और जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है वो छोटा है, दिख रहा है ना। सो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मोर एक्सेलरेशन, electron experiences more acceleration. So that is your answer. क्लियर हो गया। so, दोनों आंसर आपको हमने दे दिए कि फोर्स में क्या होगा और एक्सेलरेशन में क्या होगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। एक मैं आपको मास और चार्ज का रिलेशन दे देता हूँ, क्योंकि आगे फिजिक्स में बहुत काम आएगा। तो मैं एक आपको ये रिलेशन दे देता हूँ, ये टेबल आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर आएगा आपका पार्टिकल, और यहाँ पर आएगा उस पार्टिकल का चार्ज, और यहाँ पर आएगा उस पार्टिकल का मास, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। पहला है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, फिर है तुम्हारा प्रोटॉन, फिर है तुम्हारा ड्यूट्रॉन, फिर है आपका ट्रिट्रॉन, एंड देन वी हैव योर अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चार्ज की बात करूँ तो इसके ऊपर चार्ज होता है, लेटर से इसको मैं माइनस ही बोलता हूँ, और इसका जो मास होता है, पहले चार्ज लिख लेते हैं, इसका माइनस ई है, इसका प्लस ई है। ड्यूट्रॉन इज अगेन, ड्यूट्रॉन में बता देता हूँ आपको, इट इज 2H1, ड्यूट्रॉन इज 2H1, दिस इज 1H1, ठीक है ना। सो ड्यूट्रॉन पे भी जो चार्ज होता है वो प्लस ई ही होता है। ट्रिट्रॉन इज 3H1। तो इनमें प्रोटॉन तो सेम सेम है, देख रहे हो ना,
सेम प्रोटॉन है इनमें, तो इसका भी जो चार्ज होता है वो प्लस ही होता है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है ये क्या होता है तुम्हारा 4He2, तो इसमें दो प्रोटॉन आ गए, इसलिए इसका चार्ज कितना हो गया +2E। ठीक है, ये इनके चार्जेस हैं। अब बात करते हैं इनके मास की। तो इलेक्ट्रॉन के मास को मैं m मानता हूँ और इसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ये आपने ध्यान रखना बेटा। ठीक है, प्रोटॉन का मास अगर मैं m मानूं, सपोज दिस इज, इसको तो मैंने m0 मान लेता हूँ। सपोज अगर प्रोटॉन का मास m है, सपोज सपोज प्रोटॉन का मास m है, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? देखो इसमें कितने हैं, इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स हैं। आपने ध्यान क्या रखना कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है ना? और जो मास नंबर होता है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है बेटा, इसी में सारा मास होता है तुम्हारा, मैक्सिमम टाइम इसी में सारा मास होता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले आपका इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। तो अगर मैं इनकी बात भी करूं, वैसे भी ये चार्ज पार्टिकल हैं, तो चार्ज पार्टिकल में आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हो, तो मास नंबर जो होता है हमारा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना? तो जो मास होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर ये 1 1 है तो इसका मास m हो जाएगा, इसका मास m हो जाएगा, यू विल गेट 2m मास। अगर ये 1 1 है, जैसे कि ड्यूट्रॉन में हुआ, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना है 2m। अगर मैं टीट्रॉन की बात करूं, अगर मैं टीट्रॉन की बात करूं तो इसमें यू हैव प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है भाई? एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, तो इसका मास m, इसका मास 2m, इसका मास टोटल कितना हो गया 3m, तो इसका मास कितना माना जाएगा 3m। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा 4m। तो ये रिलेशन आपने ध्यान रखना। ठीक है ना? ये टेबल बहुत काम आएगी आपके आगे, पूरे 12th में ये टेबल बहुत काम आएगी। ठीक है ना? याद रखना ये सारे जो मासेज हैं ये प्रोटॉन के मास के उसमें है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, उसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं करोगे। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज 1835 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि मैंने मास ऑफ प्रोटॉन को इस टेबल में m माना है और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने m0 माना है, तो ये रिलेशन हम लोग जरूर लिख सकते हैं। ठीक है ना? 1835 टाइम्स ऑफ m0, इसको ठीक से लिख लो। ठीक है ना? इट विल बी 1835 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अभी मैं क्या करूंगा कि कल हम लोग एक पोटेंशियल की क्लास लेंगे, उसके बाद आपका फील्ड और पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डाइपोल देखेंगे। ठीक है, तो अभी जब तक आपको कोई डाउट होगा मुझे भेजते रहना। जो थोड़े बहुत डाउट रह गए हैं आपके जो आप मुझे भेज रहे हो, उसका हम लोग एक अलग से सेशन लेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करके देखो जो आपका सेशन है। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे पिंग कर देंगे आप सब लोग। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अलग से हैं, जिन जो स्टूडेंट नहीं हैं, दे कैन मैसेज मी इन द चैट बॉक्स। जो आपका कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे भेज सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसमें आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं। दो चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, कूलम्स लॉ कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं, बेसिक। ये टेस्टिंग सेशन चल रहा है अभी फिलहाल। जैसे ही चीज़ कंप्लीट हो जाएगी हम लोग फुल लेंथ कोर्सेज भी इसमें लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।